राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किस तरीके से सांगानेर ने इतिहास बनाया। इतिहास न सिर्फ ऐतिहासिक जीत का था, बल्कि उसके बाद सांगानेर से जीते हुए विधायक मुख्यमंत्री भी बन गए। ऐसे में वो सारे जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने सोचा भी नहीं था उस वक्त कि हम जिसे जितवाने का प्रयास कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उन सब के मन के अंदर जबरदस्त हिचकोले थे, जबरदस्त उत्साह था। आज उस बारे में बात करेंगे कि क्या सांगानेर विधानसभा में इलेक्शन के दौरान किस तरह का वातावरण था, किस तरह से भजनलाल शर्मा की जीत हुई। बतौर पहली बार विधायक बनने के भी, पहली बार के प्रत्याशी होने के बावजूद किस तरह से जीत हुई, क्या क्या फैक्टर्स रहे, कैसे 3 बार के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया गया और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सांगानेर की अपेक्षाएं, उम्मीदें किस तरह से बढ़ जाएगी। इस सब के बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं विवेक कुमार गोयल जी, जो बहुत ही सक्रिय रूप से सांगानेर में काम कर रहे थे, इलेक्शन का मैनेजमेंट कर रहे थे, तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ सब कुछ काम छोड़कर उन्होंने पुरजोर तरीके से तन मन धन सब कुछ लगा दिया इलेक्शन में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान बहुत बहुत धन्यवाद सर वरुण जी। सबसे पहला सवाल, क्या सपने में भी कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि ये पहली बार के प्रत्याशी को जो हम जिताने निकले हैं वो राजस्थान का सिरमौर बन जाएगा? देखिए, जैसा आपने बोला कि सोचने वाली बात की यदि हम बात करें, तो कार्यकर्ता क्या करता है जब भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी को टिकट देती है, तो हमारा जो कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अनुशासित कार्यकर्ता होता है और भाजपा का कार्यकर्ता अपनी पार्टी, अपने विचार के लिए वो तन, मन, धन से पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करता है। आगे पार्टी प्रत्याशी को पार्टी किस रूप में देखती है, ये हमारा कार्यकर्ता नहीं सोचता है। हमारा कार्यकर्ता का एक ही ध्येय होता है कि हमें कैसे भी करके हमारी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनको बहुत बहुत से ज़्यादा वोटों से जिताना है और उनको विधानसभा में भेजना है। अनुशासन की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक मन रूपी चीज होती है जो कम से कम ये सोचती है कि आगे क्या हो सकता है, क्या ये कुछ बन सकते हैं, क्या कुछ बड़ा मिल सकता है। और कार्यकर्ता के अलावा बतौर सांगानेर वासी होते हुए हर कार्यकर्ता ये तो सोचता है कि अगर ये कुछ बड़े बने तो शायद सांगानेर का ज्यादा विकास करा पाए। तो अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो कितना उत्साह, कितना उल्लास हर कार्यकर्ता के मन में है, उम्मीद कितनी है, आस कितनी है कि अब सांगानेर कुछ विकास करेगा। देखो वरुण जी, जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ता के मन में ऐसा था क्या कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ और एमपी में जो किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये भाव आया था कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ नया होगा। राजस्थान का मुखिया भी कहीं न कहीं किसी ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता या चौंकाने वाला नाम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया भी। और जब भजनलाल जी भाई साहब सीएम बने, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहा हूँ कि उस दिन मैं जयपुर में नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चली, मेरी आँखों में से आँसू निकल गए और वो आँसू खुशी के आँसू थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से, आज तक हम देखते आए हैं इतिहास में कि साहब पैसे वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन आज एक वास्तव में मध्यम वर्गीय परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने संगठन निष्ठ होकर काम किया, उस सामान्य से कार्यकर्ता को एक राज्य का मुखिया बना दिया जाता है। तो सांगानेर के जितने भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी निष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो एक तरफा एक सूत्र में पिरो के और एक सूत्रधार बन के उन्होंने काम किया। उन सब लोगों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो कई कांग्रेसियों से भी टकराए होंगे, बिल्कुल सर। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी होंगे। अब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जब देखता है उनके नेता सचिन पायलट की स्थिति, जिसने तन मन धन झोंका, सरकार लाई, उसे हाशिए पर ले आए, और वहां पर जब दूसरे पाले में देखता है कि कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ऐसे में किस तरीके से आपने हतोत्साहित कार्यकर्ता को देखा कांग्रेस के कि भाई
क्यों मैं किसी के घर पे जाऊं, क्यों मैं घंटी बजाऊं, क्यों मैं वोट मांगूं, जब मेरा कुछ होना ही नहीं है, क्यों मैं अपना समय दूं। हर कार्यकर्ता का अपना व्यवसाय, अपनी दुकान, अपना नौकरी होती है, क्यों मैं छोड़कर ये सब काम करूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिवोटी कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। तन मन धन सब कुछ लगाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति, जैसा कि हमने फील्ड में काम किया, देखा, चुनाव प्रचार के दौरान रहा हो, चाहे जितनी भी सभाएं करी हो, 15-15, 20-20 के क्लस्टर में लोगों से मीटिंग करी हो, उन सब में हम सबको जो चीज देखने में आई कि पिछली कांग्रेस सरकार, जो गहलोत सरकार थी, उसकी जो तुष्टीकरण की जो नीति थी, तुष्टीकरण की नीति से लोग बहुत खफा थे। खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी। यस, उन्होंने देखा, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हिंदू है, तो उन्होंने देखा कि कन्हैया वाला कांड जो उदयपुर में हुआ, चाहे रामगंज वाला कांड देख लीजिए आप, कि कैसे कुछ ही पलों में 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ दे दिया जाता है। और एक मतलब जो तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की रही, वो कहीं ना कहीं सभी हिंदुओं के मन में थी। मैंने यहाँ पर जब रिपोर्टिंग में कर रहा था, सांगानेर विधानसभा को बहुत ही क्लोजली देख रहा था, तब मैंने देखा लगभग 32 से ऊपर सांगानेर से लड़ना चाह रहे जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो एक साथ गए थे ऑब्जर्वर्स के पास और कहा था कि भाई आप स्थानीय कोई बनाओ, पुष्पेंद्र भारद्वाज को मत बनाओ। तो जब खुद ही कांग्रेस खिलाफत में थी, तो फिर क्या उनके लिए प्रचार किया होगा। दूसरी बात, 3 बार हारे हुए प्रत्याशी को, 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को, तीसरी बार तो अब हारे, 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को वापस से टिकट देना, क्या आप मानते हैं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सेटबैक था और आपको उस सेटबैक की वजह से थाली में परोस कर एक अच्छी चीज मिल गई। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि पिछले 5 साल में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने जो जमीनी स्तर पे काम किया है, लेकिन वो जमीनी स्तर का काम मुझे तो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि हमारे विधायक अशोक जी लाहौटी थे। और चूंकि विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम होगा तो किसी हारे प्रत्याशी को साथ में लेके नहीं किया जाता है, वो जनप्रतिनिधि ही उस काम को करवाता है और जनप्रतिनिधि को ही श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने खुद वो श्रेय लेने की कोशिश करी। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री की स्कीमें थी, उसका श्रेय भी पुष्पेंद्र भारद्वाज को देने। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि का श्रेय होना है, और होता रहा है, आज से इतिहास अपन देखते रहे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, यहाँ तक मैं कहूंगा कि मतलब पूरी तरह से हतोत्साहित थे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित थे जो वास्तव में ये जानते थे कि सांगानेर एक बीजेपी का गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चारों दिशाओं में चल रहा था, जैसे ही भजनलाल जी को टिकट मिला, वो चारों दिशाओं का कार्यकर्ता एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए एकमुखी हुआ। और एकमुखी होकर उन्होंने इस कदर मेहनत करी, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना खाना खाया, ना अपना कोई दैनिक नित्य कर्म किया, बस लग गए हिंदुत्व के लिए, लग गए एक कि हमको एक हिंदुत्व का जो हम बीड़ा उठा के चले हैं कि हमको भारत देश के लिए, भारत माँ के लिए काम करना है और भारत को पुनः विश्वगुरु बने, इस दिशा में हमको काम करना है। और अपना जी जान लगा के उन्होंने एक बहुत प्रचंड विजय हासिल की। कहीं ना कहीं इन सारी बातों से कांग्रेस को अब यह समझना होगा कि तुष्टीकरण जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उससे न सिर्फ कांग्रेस राजस्थान में कमतर हुई, बल्कि पूरे भारत में भी उसका काफी बुरा असर पड़ेगा। एक सवाल सर मैं यहाँ पर यह भी पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत क्लोजली भजनलाल शर्मा जी के लिए काम किया, आपने उनका घर, उनका परिवार भी देखा, आपने उनकी स्थिति भी देखी, सब कुछ देखा, और अब सब कुछ पलट गया और वो एक फ्लैट से सीएमआर में चले गए, एक सामान्य जीवन से एक वीआईपी जीवन में चले गए, और कहीं ना कहीं पूरी स्थिति में बदलाव आया। तो अब क्या हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं जी जान से काम करूंगा, चाहे बैकड्रॉप में भी हूंगा, तो भी मुझे ऊपर से कोई देख रहा होगा और शायद मुझे भी कभी मौका मिल सकता है। देखिए, ये जो इस बार ऐतिहासिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी आंख के रूप में देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और उनका देखने का जो नजरिया है, वो हर कार्यकर्ता पर, जो पार्टी के लिए पार्टी निष्ठ होकर काम करता है, उस हर एक कार्यकर्ता पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर है। और ये जो फैसला हुआ, उसके बाद कार्यकर्ताओं में इतना जोश हो गया कि कार्यकर्ता कह रहे हैं हम तो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी हमको उसका प्रतिफल देगी, ये तय है प्रतिफल देगी।
जिसने भी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी उनको प्रतिफल देती है, वो हमने अभी आंखों के सामने देखा भी है। और आपने बोला कि भजन लाल जी का परिवार, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1.5 महीने से भजन लाल जी के साथ बहुत व्यक्तिगत रूप से चुनाव में मैंने काम किया। परिवार, भाभी जी को भी देखा, दोनों बच्चों को भी देखा। बिल्कुल सिंपल सोबर साधारण जीवन जीने वाला परिवार। और आज भी, मतलब कल तक भी जब मैं उनसे मिला तो एकदम सिंपल साधारण, कोई ऐसा नहीं कि साहब बच्चों के मन में यह आया कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री बन गए, या भाभी जी के मन में कहीं आया कि साहब मैं सीएम की पत्नी हूँ। बिल्कुल सिंपल जीवन। कल भी वो शपथ ग्रहण के दौरान उनके जब सास ससुर खड़े थे तो वही घूंघट वगैरह, मतलब जो उनका भरतपुर स्टाइल है वो बिल्कुल। और भजनलाल जी भाई साहब का भी मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद भी वो बिल्कुल आम कार्यकर्ताओं से, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बिल्कुल सामान्य की तरह, जैसे पहले वो जब विधायक जीत के आए तब मिलते थे, बैठते थे, आज भी उनका वही है कि वो सामान्य लोगों में, मतलब सामान्य कार्यकर्ताओं में भी पहले की तरह ही। क्या लगता है कि अब एक अप्रोच बदलेगी कि पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे ना, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे मिलना काफी मुश्किल होता था आम जनता का, क्या अब वो अप्रोच बदल जाएगी? आम जनता के लिए दरवाजे ज्यादा खुल जाएंगे, ज्यादा अप्रोचेबल हो जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या लगता है आपको? देखिए सर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो वास्तव में जमीनी स्तर के हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की पीड़ा को देखा है। सांगानेर में वो प्रत्येक कार्यकर्ता से मिले, उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा को उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब तक जितना भी कार्यकर्ताओं के मन में ये रहता था कि मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि ये परिपाटी टूटेगी और कार्यकर्ताओं में ज्यादा अप्रोच रहेगी, और कार्यकर्ताओं को उतना ही महत्व दिया जाएगा। जिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लग के काम किया उन कार्यकर्ताओं को पारितोषिक भी करेंगे। परिपाटी टूटने का तो मौसम आ ही गया है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की भी शायद परिपाटी आगे टूट जाए, लेकिन एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत की परिपाटी तो टूट ही गई है। और अब ये भी परिपाटी शायद टूट जाए कि सीएम बहुत अप्रोचेबल हो जाए। विवेक कुमार गोयल जी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इस पूरे सांगानेर की जर्नी के बारे में, जो कि शुरू हुई थी एक अप्रत्याशित रूप से, कोई टिकट मिलने से। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भजन लाल शर्मा जी को टिकट मिलेगा। वहां से शुरू होकर उनको जितवाने से लेकर सीएम बनवाने तक। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको इस पूरी जर्नी में क्या लगा? कांग्रेस की तुष्टीकरण के अलावा क्या भरसक और भारी गलतियां थी जो उनके ख्वाब दिख रहे थे उनको कि 156 पार कर जाएंगे, कैसे भी ऊपर आ जाएंगे और जीतेंगे तो जीतेंगे ही। हमने राहत शिविर लगा लिए, हमने मोबाइल बांट लिए, हमने वीडियो बनाने पे लाख लाख रुपए दे दिए, स्कीमें हजार ले आए। इतनी स्कीमों के बावजूद हारने की वजह क्या थी? देखिए सर, जितनी भी ये कांग्रेस सरकार की स्कीमें थी, ये हवाई हवाई थी स्कीमें थी, कोई धरातल पे इन्होंने काम नहीं किया। आज जनता जितनी कांग्रेस सरकार में दुखी हुई है, आप देखो हमारी बहन बेटियों के साथ कितने दुराचार हुए हैं। आज राजस्थान पूरे देश में महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। आज मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूं कि मेरी बेटी 7 साल की है। इस कांग्रेस सरकार में मुझे इतना दुख, मतलब इतना सोचने में मजबूर हो जाता था कि मेरी बेटी को मैं घर से बाहर स्कूल कैसे भेजूं, अपनी मैम के पास कैसे भेजूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस कांग्रेस सरकार में हर चौराहे पर, हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोई दुराचारी किसी बहन बच्ची के साथ अन्याय करेगा। पुलिस पर कंट्रोल कम था, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, आप देखिए ना, लॉ एंड ऑफ ऑर्डर कितना बिल्कुल फेल लॉ एंड ऑफ ऑर्डर, जिसमें तो अशोक गहलोत जी खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री थे, उसके और बाद ये पहले स्थिति। दिन कैबिनेट की मीटिंग लेकर 2 प्रस्ताव पारित किए भजन लाल शर्मा ने। सबसे पहला पेपर लीक पर कि SIT। पेपर लीक पर एसआईटी, और दूसरा अपराध गैंगस्टर्स को कम करने के लिए एक और टीम का गठन किया, टास्क फोर्स का गठन किया। बिल्कुल। क्या लगता है कि ये एक एक्शनेबल सरकार होगी जो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगी? और क्या जो यूपी में हमने देखा कि जिस तरह से गैंगस्टर्स का खात्मा हो गया, वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? हालांकि सरकार आते ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वाली घटना हुई है, और उस घटना के पीछे रीजन भी ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी नहीं दी थी पूर्व शासन ने, और उस वक्त तो खैर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ही थे। तो क्या लगता है आपको, अब पूरी तरह से एक्शन मोड पे आ जाएंगे? देखिए वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी से जितने भी गैंगस्टर खत्म किए, उन गैंगस्टर को पनाह देने का काम किया कांग्रेस सरकार ने।
यूपी के जितने भी गैंगस्टर थे वो सारे राजस्थान में आ बसे। अब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, कल उन्होंने जो 2 एक्शन आपने अभी बताया लिए हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में जो राजस्थान बहुत पिछड़ गया था हर दृष्टि से, वो राजस्थान अब नए इतिहास कायम करेगा, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और जिस तरीके से अव्यवस्था पूरे राजस्थान में हुई है, एक 5,59,000 करोड़ का जो कर्ज कांग्रेस छोड़ के गई है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, और उस टास्क को भी हम पूरा करेंगे और आम जन के लिए जितनी भी योजनाएं उनके फायदेमंद होंगी, उन योजनाओं को चालू करें। क्या ये जिले बनाना, हद से ज्यादा जिले बांट देना, एक एक जिले पर भी 1,000 करोड़ का खर्च बनता है, उन सब मामलों को भी वापस से रिव्यू किया जाएगा? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची अ, हुई थी पिछले शासन में, और कहीं ना कहीं ऐसे सवाल भी बहुत लोगों ने उठाए जो कि बिल्कुल लाजमी भी थे कि जब डिजिटल इंडिया हो गया है तो दूरी का मैटर क्या है, क्यों नए नए जिले ठीक बात है। इतने ज्यादा बनाने हैं, और बनाने भी हैं तो जहां जरूरत है वहां कुछ बन सकते हैं। इतने सारे जिले 19 के बाद में और जिले भी बना दिए थे, तो क्या लगता है ये सारी चीजें भी रिव्यू करने की जरूरत है? सर देखिए, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी ने रेवड़ियां बांटने का काम किया। उन्होंने अपने विधायकों को खुश करने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मेरे विधायक खुश नहीं होंगे तो मेरी कुर्सी बचेगी नहीं। उन्होंने 5 साल क्या किया? केवल और केवल कुर्सी बचाने का काम किया। मेरे को जो लगता है कि 5 साल में से साला 2 ढाई साल तो उनकी सरकार होटल के कमरों में ही रही। तो उन्होंने अपने विधायकों को खुश करने के लिए जिस सिटी को या जिस तहसील को जिला बनाने की कहीं दूर-दूर तक आवश्यकता नहीं थी, उसको जिले की सौगात दे दी। तो जनता ने ये देख लिया कि ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार अपने उन्होंने तो ये कह दिया कि विधायकों को कि आप ही मुख्यमंत्री हो, जो करना है करो खुलेआम, आपको खुली छूट है। तो इस तरीके से वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मतलब जनता का पैसा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जनता में ये मैसेज था कि सरकार अब जाने वाली है और कांग्रेस सरकार का अंत होने वाला है और एक नए सूर्य का उदय होने वाला है राजस्थान में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हिंदुत्व की नई दिशा में भाजपा सरकार काम करने वाली। ये कहीं न कहीं संदेश जनता में था। अब इलेक्शन पूरा हो चुका है, आपके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, जितवा भी दिया, मुख्यमंत्री भी बना दिया। अब सांगानेर का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का अगला मूव क्या होगा? क्योंकि बहुत ही जल्दी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उससे पहले राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें लाइन्ड अप है। भाजपा एक के बाद एक चीज़ काम देती रहती है। तो क्या लगता है कि आने वाली दिशा और दशा कार्यकर्ताओं की क्या होगी? और जिन कार्यकर्ताओं ने भरसक मेहनत की है, क्या उनको उनका फल आने वाले पार्षद चुनाव, निगम चुनाव सब में मिलेगा, या फल के बारे में क्या सोचा जा रहा है? देखिए वरुण जी, एक 500 साल से जो हमारा सपना था कि कांग्रेस वाले कहते भी थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कांग्रेस वाले कहते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रामलला पिछले 500 साल से टेंट में विराजमान था, वो रामलला अब भव्य मंदिर में गर्भगृह में विराजमान होंगे। और ये हर एक हिंदू के लिए और हर एक भारतवासी के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब मेरे अंदर तो इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के द्वारा, तो वो एक हर भारतवासी के लिए गर्व का पल होगा, खुशी का पल होगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसा आपने कहा कि वो अगला टास्क क्या होगा, हमने हमारा जो जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति थी वो हमने अपने जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाया। आने वाला समय, चूंकि डबल इंजन की सरकार अभी है और राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि डबल इंजन की सरकार आगे भी रहे, तो हमारा जो एक महायज्ञ आने वाला है लोकसभा चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से विधानसभा में तन मन धन लगाकर काम किया, उसी हिसाब से उस महायज्ञ में भी क्या अपनी टारगेट आहुति मान देगा। रहे हैं? 350, 400? सर मेरा व्यक्तिगत आकलन मैं बता सकता हूं। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर और गरीब को भगवान मानकर काम किया है, उस हिसाब से 400 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का तो ये लोकसभा में दिल रहने से वाला है। निकली हुई आवाज है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और बहुत मोटिवेटेड, बहुत उत्साहित,
बहुत ऊर्जापूर्ण आवाज है कि 400 का आंकड़ा तो मिनिमम लेकर जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांगानेर से ये जो आवाज निकली है वो दूर तक जा रही है और सांगानेर विकास की भी अपेक्षाएं बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी बहुत हमसे बहुत बात धन्यवाद करने के रोहन। लिए। और आप भी राजस्थान संवाद पर कमेंट्स लिखिए कि क्या आपने भी कभी सोचा था कि एक कार्यकर्ता को इस तरह से सबसे ऊपर की गद्दी देकर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.